वेलकम टू दरिया प्राइवेट API। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ऊष्मा और तापमान है, जिसको हम हीट एंड टेम्परेचर कहते हैं। ये चीज़ क्या होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, इसके स्रोत क्या होते हैं और इसे किस में मापा जाता है, इस सारी चीज़ को हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऊष्मा की। इसकी ऊष्मा, ये ऊष्मा क्या होता है? ऊष्मा क्या होता है? ये एक प्रकार की ऊर्जा है जो एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होता है। जैसे हम कहें लाइट जलाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, ऊष्मा प्राप्त करने में इसका इस्तेमाल करते हैं, मोटर चलाने में इस्तेमाल करते हैं, मशीनों को चलाने में इस्तेमाल करते हैं, किसी वस्तु का टेम्परेचर इंक्रीज करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अलग अलग जगह पे इस ऊष्मा का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात, ऊष्मा क्या करता है, किसी पदार्थ के अवस्था को परिवर्तन कर देता है। मतलब अगर वो वस्तु ठोस है तो द्रव में कन्वर्ट कर देता है, द्रव से गैस में कन्वर्ट कर सकता है, गैस से ठोस में कन्वर्ट कर सकता है। तो अलग अलग उस ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकता है दूसरे फॉर्म में। ऊष्मा के क्या हैं, बहुत सारे स्रोत हैं कि ऊष्मा हमको कहाँ कहाँ से मिलता है। तो सूर्य होता है, हमारा ईंधन होता है, कोयला होता है, ये सब क्या है, ऊष्मा के स्रोत हैं। दूसरी बात, इसके यूनिट क्या होते हैं। ऊष्मा को मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा यूनिट होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऊष्मा, जिसको हम क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। ऊष्मा क्या है, एक प्रकार की हमारी क्या है, ऊर्जा है। ऊष्मा एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार की, तो इसका प्रयोग हम इस वस्तु के अवस्था को चेंज करने के लिए करते हैं। अब करेंगे इसके स्रोत, ऊर्जा के यानी ऊष्मा के स्रोत क्या है। ऊष्मा के स्रोत, ऊष्मा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊष्मा के स्रोत क्या है? ऊष्मा का स्रोत का मतलब है कि ऊष्मा को किसके माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है, वही हमारा क्या है, ऊष्मा का स्रोत कहलाता है। तो ऊष्मा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य है। सूर्य हमारा क्या है, ऊष्मा का सबसे बड़ा स्रोत है। इससे हमको काफ़ी अधिक मात्रा में ऊष्मा की प्राप्ति होती है। तो इसका स्रोत क्या है, हमारा सूर्य है। ऊष्मा का स्रोत क्या है, सूर्य है। उसके बाद कोयला है, कोयला है, ठीक है, पेट्रोल है, पेट्रोल है, डीजल है, डीजल है। तो ये बहुत सारे ऊष्मा के स्रोत हैं जिससे हमें ऊष्मा की प्राप्ति होती है। सूर्य से हमको क्या मिलता है, ऊष्मा मिलता है। कोयले को जलाते हैं तो भी हमको ऊष्मा मिलता है, पेट्रोल को जलाएंगे तो ऊष्मा मिलता है, और डीजल को जलाएंगे तब भी हमको ऊर्जा मिलता है, जिससे हमें गाड़ियाँ चलाई जाती हैं। जब हमको गाड़ी को एनर्जी होगी तभी वो गाड़ी चल पाएगी। जैसे हमारी गाड़ी को वर्क करने के लिए हमको ऊर्जा चाहिए, तो हमारे पास जो ऊर्जा मिलती है वो भोजन से मिलती है। जब हम भोजन करते हैं तो हमको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, तब हम उस चीज़ को कार्य करते हैं, किसी कार्य को कर सकते हैं। उसी तरह हमारे जो मशीनें हैं उनको वर्क करने के लिए ऊर्जा चाहिए, तो वो ऊर्जा हमको कहाँ से मिलती है, इस ईंधन के माध्यम से मिलती है। और ईंधन के माध्यम से मिलती है, इसके लिए ईंधन का इस्तेमाल हम पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करते हैं। पहले इंजन स्टीम इंजन था, स्टीम इंजन को चलाने के लिए हमको ऊर्जा चाहिए था, ऊष्मा चाहिए था, तो उसको जो ऊर्जा मिलती थी हमको कोयले से मिलती है। सूर्य क्या है, जिससे हमको लाइट जलाना है, पंखा चलाना है, तो हम क्या करते हैं, सूर्य से हम ऊष्मा लेते हैं और उसको विद्युत में कन्वर्ट करके हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे क्या है, ऊष्मा के स्रोत हैं।
तो आपसे आ जाए क्वेश्चन में ऊष्मा के स्रोत क्या है, तो आप जिससे ऊष्मा प्राप्त करते हैं वही हमारा ऊष्मा का स्रोत होता है। अब आगे देखेंगे कि इसके प्रभाव क्या हैं, ऊष्मा के प्रभाव। तो हम देखेंगे ऊष्मा के प्रभाव, जिसको हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ हीट। ऊष्मा का क्या क्या प्रभाव होता है। जब ऊष्मा को दिया जाता है किसी वस्तु को, तो उसका टेम्परेचर में परिवर्तन होता है, उसका आकार परिवर्तन हो जाता है, उसका अवस्था परिवर्तन हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन कर देता है, विद्युतीय परिवर्तन होता है। तो ये हमारे ऊष्मा के प्रभाव है। क्या क्या है हमारा तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन कर देता है। दूसरा हमारा क्या है, आयतन में परिवर्तन। इसके बाद क्या है, आकार में परिवर्तन। तीसरा अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। इसके अलावा रासायनिक परिवर्तन, इसके अलावा विद्युतीय प्रभाव, इसके अलावा भौतिक परिवर्तन, इसके अलावा बहुत सारे ऊष्मा के प्रभाव होते हैं। इसके माध्यम से ये ऊष्मा हमारा प्रभाव करता है। जैसे हमारा पहले क्या है, टेम्परेचर में परिवर्तन, जिसको कहते हैं तापमान में परिवर्तन। ये क्या होता है कि अगर कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, और उसका टेम्परेचर कुछ दिया है, और उस वस्तु को जब और ऊष्मा दिया जाएगा तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे कहें कि एक हमारा ये बर्तन है जिसमें हमारा पानी भरा है, ये हमारा कोई पानी भरा है। इस पानी का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस है। अगर इसको हम क्या करें, हीट दें, क्या करें, ऊष्मा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर 10 से बढ़कर ये इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा, आपका 12 हो जाएगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, लेकिन 10 से कम नहीं होगा। तो ये हमारे ऊष्मा का प्रभाव है कि जब किसी वस्तु को ऊष्मा दिया जाता है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, वो बढ़ने लगता है। इसी का अपोजिट जब वस्तु से ऊष्मा लिया जाता है तो टेम्परेचर क्या होता है, घट जाता है। यानी अगर ये 10 डिग्री सेल्सियस पे है, गर्म किया हुआ पानी है, और इसको छोड़ दिया जाए खुले वातावरण में, तो इसके अंदर जो ऊष्मा होगी वो बाहर निकल जाएगी, और बाहर निकलने के बाद क्या होगी, वो ठंडा हो जाएगा और उसका टेम्परेचर क्या होगा, गिर जाएगा। तो इस तरह से हम ऊष्मा के प्रभाव को देखते हैं कि टेम्परेचर में परिवर्तन कर देता है। अगर ऊष्मा दिया जाए तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ऊष्मा निकाला जाए तो टेम्परेचर गिर जाता है। जैसे आप खाना बनाते हैं तो सबसे पहले उसको ऊष्मा देते हैं तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है, और बढ़ते बढ़ते वो इतने टेम्परेचर पे पहुंच जाता है जिससे आपका खाना बन जाता है। पुनः आप गैस को बंद कर देते हैं तो क्या होता है, अब उसका टेम्परेचर घटने लगता है और धीरे धीरे घट के वो ठंडा हो जाता है। तो पहले तो आप देखें टेम्परेचर बढ़ा, और जब खाना बन गया तो उसके बाद से टेम्परेचर क्या हो गया, घटने लगा। इसका मतलब आप उसको ऊष्मा देना बंद कर दिए, और ऊष्मा देना बंद करें तो वो हमारा टेम्परेचर क्या होगा, घटने लगता है। तो तापमान में परिवर्तन है। इसी तरह हमारी बॉडी है,
जैसे हमको अगर फीवर हो जाता है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, हाई हो जाता है। तो हाई हो जाता है, हमारी बॉडी हाई हो जाती है और बाहर का वातावरण है उसका टेम्परेचर कम होता है। तो क्या होता है, हमारी बॉडी से क्या होती है, जब एनर्जी निकलती है, ऊष्मा निकलती है, तो हमको ठंडा महसूस होता है, जिससे हमको लगता है फीवर है हमें। ये हमारे टेम्परेचर का इफेक्ट है। दूसरा, आयतन में परिवर्तन, कि ऊष्मा आयतन में कैसे परिवर्तन करता है। जैसे हमारे कोई बर्फ का एक टुकड़ा लीजिए या किसी भी ऑब्जेक्ट लीजिए जो एक सॉलिड अवस्था में हो या किसी भी अवस्था में हो, इसको जब आप ऊष्मा देते हैं, क्या करते हैं, ऊष्मा देंगे, ये हमारी कोई बॉडी है और इसको जब आप ऊष्मा देते हैं, क्या करते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो आपका ये इसका आयतन था। अब इसका आयतन क्या होगा, बदलना शुरू हो जाएगा। तो इसके आयतन को चेंज हो जाएगा, इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो पहले जो आयतन था उसके आयतन से अलग हो जाता है। या हम बात करें, आप एक ग्लास लीजिए या कोई बर्तन लीजिए और उसमें कोई लिक्विड भर दीजिए, तो आप देख रहे हैं कि इसका जो आयतन है प्रारंभ में क्या है, इतना है। इसका आयतन कितना है, इतना है। और जब इसको ऊष्मा देते हैं तो ये क्या होता है, वाष्पन होना शुरू हो जाता है। जब इसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो ये वाष्पित होनी शुरू हो जाती है और इसका आयतन क्या होगा, कम होने लगता है। तो प्रारंभ में जो आयतन था उससे आयतन क्या हो गया, बाद में चेंज हो गया। तो इस तरह ऊष्मा क्या होता है, आयतन में परिवर्तन कर देता है। इसके अलावा क्या है हमारा, आकार में परिवर्तन। तीसरा क्या है, आकार में परिवर्तन। तो ऊष्मा हमारे किसी वस्तु के आकार को भी परिवर्तित कर देती है। जैसे हमारा अगर ये कोई छड़ है, क्या है, छड़ है, और इसको जब ऊष्मा आप देते हैं, ऊष्मा आप जब देते हैं किसी स्रोत के माध्यम से, जैसे कोई लकड़ी जला के, कोई ईंधन जला के या किसी भी स्रोत के माध्यम से जब इसको गर्म करते हैं, तो गर्म करते हैं तो यहाँ क्या होती है, इसको ऊष्मा मिलती है। जब ऊष्मा मिलती है तो इसका आकार डिफ्लेक्ट होने लगता है, यानी ये क्या होता है, ये हमारी मुड़ने लगती है। या किसी भी शेप में आप इसको मोड़ सकते हैं, क्या करते हैं, मोड़ सकते हैं। आप देख रहे हैं पहले हमारे वस्तु का आकार ऐसा था, बाद में ऊष्मा देने के बाद आकार ऐसा हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ऊष्मा किसी वस्तु के आकार को परिवर्तन कर सकती है। इसके अलावा क्या है, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन क्या है, अवस्था में परिवर्तन, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे 3 अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड अवस्था, लिक्विड अवस्था और गैस अवस्था। तो इसके अवस्था को परिवर्तन कर देगा। अगर वो ठोस अवस्था में है और उसको ऊष्मा दिया जाए तो द्रव अवस्था में चला जाएगा। द्रव अवस्था में है, उसको ऊष्मा दिया जाए तो गैस अवस्था में चला जाएगा। जैसे हम पानी लेते हैं और पानी को जब गर्म करते हैं तो जब उसको ऊष्मा मिलती है तो कुछ समय बाद क्या होता है, पानी वाष्पन होना शुरू हो जाता है और कुछ निश्चित समय तक गर्म करते हैं तो पानी पूरा क्या होता है, वो वाष्पित हो जाता है, वो गैस में परिवर्तन हो जाता है, यानी द्रव से गैस रूप में परिवर्तन हो गया। इसका मतलब पानी की अवस्था चेंज हो गई, वो द्रव से गैस अवस्था में चेंज हो गया। इस तरह से ये अवस्था में परिवर्तन करता है। दूसरी बात हम करते हैं कि अगर हमारा कोई स्टीम है और उसको जब ठंडा किया जाए, वाष्प को जब ठंडा किया जाता है तो वो क्या होता है, लिक्विड अवस्था में आना शुरू कर देता है। तो हम ऊष्मा से हम उसके अवस्था को चेंज कर सकते हैं। तीसरी बात, अगर हमारा कोई ठोस बर्फ है और उस बर्फ को जब ऊष्मा दिया जाता है तो क्या होता है, वो पिघलना शुरू कर देता है। पिघलना शुरू कर देता है तो वो लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा और अपनी अवस्था को चेंज कर देगा। यानी पहले ठोस था, बाद में क्या हो गया, लिक्विड आ गया। जब ऊष्मा को और बढ़ाया जाए तो अब लिक्विड क्या होगा, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी गैस में परिवर्तन हो जाएगा। इस तरह ऊष्मा क्या होता है, अवस्था को परिवर्तन करता है। इसके बाद रासायनिक परिवर्तन, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल चेंजिंग क्या होती है। केमिकल चेंजिंग होती है कि अगर कोई वस्तु है
अगर उसको उष्मा देकर किसी अन्य रूप में कर दिया जाए तो पुनः उसको प्रारंभिक अवस्था में नहीं परिवर्तन किया जा सके तो उसको हम रासायनिक परिवर्तन करते हैं। जैसे हमारा कोई कागज़ है, लकड़ी है, अगर उसको जलाया जाए तो पहले हमारे जिस अवस्था में जलाने के बाद वो क्या होता है, राख में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इसकी रासायनिक परिवर्तन हो गया। उनको पुनः हम चाहे कागज़ में बदलना, लकड़ी में बदलना, तो हमारे परिवर्तन प्रारंभिक में नहीं आ पाएगा। इसी को कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। और ये किसके कारण हो गया, ये हमारे उष्मा के कारण हो गया। जब इसे गर्म किया गया, जलाया गया, तो हमारा वो एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो गया। विद्युतीय प्रभाव क्या होता है, जैसे आप देखते हैं कि जब विद्युत की सप्लाई उसमें करते हैं, उष्मा देते हैं, तो वहाँ पे करंट फ्लो होने लगता है। तो इस प्रकार के प्रभाव को उष्मीय प्रभाव कहते हैं, विद्युतीय प्रभाव कहते हैं। जैसे आप हीटर में देखते हैं कि बिजली जब सप्लाई करते हैं, बिजली द्वारा जो स्रोत देते हैं तो वो उष्मा में कन्वर्ट हो जाता है। लाइट को देते हैं तो बल्ब जलने लगता है, जब पंखा में देते हैं तो चलने लगता है। ये हमारा विद्युतीय प्रभाव होता है उष्मा। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जिसमें उसकी प्रारंभिक अवस्था और बाद की अवस्था को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकें। जैसे पहले कुछ और था, बाद में उसको चेंज कर लिए, चाहे तो पुनः उसे प्राप्त कर सकें। ऐसे परिवर्तन को फिजिकल परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ से द्रव में बदल सकते हैं और द्रव को बर्फ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, भौतिक परिवर्तन है। बर्फ हमारा सॉलिड था, उष्मा दिया गया, द्रव में चला गया, तो ये हमारी एक अवस्था से दूसरा अवस्था में बदल गया। पुनः द्रव को ठंडा किया जाए तो बर्फ में आ जाएगा। ये हमारा भौतिक परिवर्तन होता है। इसी तरह हमारे मेटल में भी भौतिक परिवर्तन होता है। जिससे मेटल की हार्डनिंग बढ़ाना हो, हार्डनिंग करना हो, किसी मेटल को हार्ड करना हो, तो हम क्या करते हैं, उसको उष्मा देकर गर्म करते हैं और उसे ठंडा करते हैं, जिससे इसकी हार्डनेस बढ़ जाती है। ये हमारे भौतिक परिवर्तन आते हैं। जैसे अब भी हम लोहार के यहाँ जाते हैं कोई उपकरण बनवाने, तो हम देखते हैं कि जो लोहे का शेप होता है उसको हम गर्म करते हैं और उसे पीट कर दूसरे रूप में ढालते हैं, तो हमारा क्या होता है, उसका आकार बदल जाता है और आकार परिवर्तन के साथ साथ उसकी हार्डनेस बढ़ जाती है। तो ये हमारा फिजिकल परिवर्तन होता है। तो उष्मा के प्रभाव हैं। अब देखेंगे उष्मा के यूनिट क्या है, कि उष्मा के यूनिट मतलब उष्मा को किसके द्वारा मापा जाता है, यानी किसमें उष्मा को माप सकते हैं। उष्मा के यूनिट के बारे में पढ़ेंगे कि उष्मा के यूनिट क्या होते हैं। उष्मा के प्रभाव था कि उष्मा का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बाद है हमारा क्या है, उष्मा के मात्रक। उष्मा का मात्रक पता है, यूनिट ऑफ हीट। उष्मा के मात्रक क्या होते हैं। उष्मा का मात्रक का मतलब होता है, आप उष्मा को जिसमें मापते हैं वही उष्मा का मात्रक होता है। जैसे हम कहते हैं द्रव्यमान को नापने के लिए आप किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं, तो किलोग्राम क्या है, आपका द्रव्यमान का मात्रक है। लंबाई को नापना है तो आप मीटर का इस्तेमाल करते हैं, तो मीटर क्या है, आपका लंबाई का यूनिट है। इसी तरह हमको अगर उष्मा को मापना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, उष्मा को मापने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं उसी को हम यूनिट ऑफ हीट कहते हैं। अब यूनिट ऑफ हीट क्या है, एक कई प्रकार के होते हैं। उष्मा के मात्रक कई होते हैं। जैसे हमारा उष्मा को जूल में नापते हैं, क्या किसमें नापते हैं, जूल में। तो उष्मा की यूनिट क्या है, उष्मा की यूनिट क्या हो गई, जूल हो गई। अब ये जूल क्या होता है, उष्मा की इकाई जूल होती है। एक जूल क्या होता है, 1 जूल क्या होता है, 1 जूल। 1 जूल वह यूनिट है जिसे हम 1/4.2 ग्राम जल का तापमान बढ़ाने के लिए जो उष्मा दी जाती है उसे हम 1 जूल कहते हैं। जूल क्या होता है, ये यूनिट होता है हमारा उष्मा का। 1 जूल क्या होता है कि
यह वह ऊष्मा जो 1/4.2 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए दी जाती है उसे हम 1 जूल कहते हैं। कहने का मतलब अगर 1/4.2 ग्राम कितना ग्राम क्या लिए जल ले लिए, आप क्या लिए जल ले लिए, और इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना हो, 1 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो हमारा क्या होगा 1 जूल के बराबर होगा। जैसे हमारा क्या है, एक हमारा ये बर्तन हो गया और इसमें हम पानी लें, ये क्या हमारा जल है, तो जल का द्रव्यमान कितना है, तो 1/4.2 ग्राम है, इतने ग्राम हमारा जल है। और इसका टेम्परेचर पहले से अगर मान लीजिए 15 डिग्री सेल्सियस है और हमको 16 डिग्री सेल्सियस करना है, तो 15 से 16 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसे ऊष्मा देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऊष्मा देना पड़ेगा। तो ये जितनी ऊष्मा लगेगी वही हमारा क्या होगी 1 जूल के बराबर होगा। क्या होगा 1 जूल के बराबर होगा। ठीक है, ये बात समझ। तो ऊष्मा की हमारी क्या इकाई हो गई, जूल हो गई। दूसरी इकाई क्या होती है, कैलोरी। ऊष्मा की दूसरी इकाई क्या होती है, कैलोरी। पहला हमारा क्या हो गया, जूल हो गया, और दूसरा क्या हो गया, कैलोरी। अब एक कैलोरी क्या होता है, तो एक कैलोरी ऊष्मा की वह मात्रा है जो 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। 1 कैलोरी क्या होता है, अगर यही चीज जो हम यहाँ लिए हैं, अगर यहाँ पे हम क्या लें, ये हमारा क्या है, ये बर्तन है और इसमें हमारा ये पानी है, और पानी का वेट कितना है, 1 ग्राम है। क्या है, 1 ग्राम पानी है, और इस पानी का टेम्परेचर अगर हमारा पहले से 5 डिग्री सेल्सियस है, 5 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको 6 डिग्री सेल्सियस करना है। इसका मतलब 1 डिग्री सेल्सियस क्या बढ़ाना है, हमको इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करना है। तो 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ऊष्मा देना पड़ेगा। ये ऊष्मा देना पड़ेगा, तो जितनी ऊष्मा लगेगी ये हमारा क्या होगी, 1 कैलोरी के बराबर होगा। क्या होगा, 1 कैलोरी के बराबर होगा। और ये जो आता है, ये हमारा जो टेम्परेचर लेते हैं 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। इसका डिफरेंस कितना है, 1 डिग्री सेल्सियस। हम कह सकते हैं अगर हमारा पानी 14.5 डिग्री सेल्सियस पर आया है और उसको 15.5 डिग्री सेल्सियस करना है, तो इस पानी का टेम्परेचर इतना बढ़ाने के लिए जितना ऊष्मा दिया जाए वो हमारा क्या होगा, 1 कैलोरी के बराबर होगा। तो ऊष्मा की दूसरी इकाई हमारी क्या होगी, कैलोरी होगी। इसके अलावा ऊष्मा की तीसरी इकाई क्या हो जाएगी, तो ऊष्मा की तीसरी इकाई क्या होती है, सेंटीग्रेड हीट यूनिट होता है। क्या होता है, सेंटीग्रेड हीट यूनिट जिसको कहते हैं CHU। क्या होते हैं, CHU, सेंटीग्रेड हीट यूनिट। अब 1 सेंटीग्रेड हीट यूनिट क्या होता है, हम ये दोनों पॉइंट लिए। इसमें क्या होता है, अगर आपके पानी जो है वो पहले 1 ग्राम लेते थे, अगर 1 पाउंड ले, यानी अब हम क्या करेंगे, ये हमारा जो बर्तन है इसमें जो पानी है ये कितना है, 1 पाउंड है। एक क्या है, 1 पाउंड पानी है। अब इस 1 पाउंड पानी का टेम्परेचर आपको कितना करना है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। तो इस 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पानी को ऊष्मा देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऊष्मा देना पड़ेगा। पहले अगर इसका टेम्परेचर कुछ ना कुछ होगा ही, 6 डिग्री सेल्सियस है, आपको 60 डिग्री सेल्सियस करना है, यानी 1 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज करना है टेम्परेचर।
तो जितनी उष्मा इसको दी जाएगी वो क्या होगा, 1 सेंटीग्रेड हीट यूनिट कहलाएगा। और 1 सेंटीग्रेड हीट यूनिट क्या होता है, तो 1 सेंटीग्रेड हीट यूनिट जो होता है वो होता है 453.6 ग्राम के बराबर होता है, यानी इतना कैलोरी, इतना उष्मा की आपको आवश्यकता होगी। तो तीसरी क्या होगी, सेंटीग्रेड हीट यूनिट। तो हम उष्मा को किस में नापते हैं, जूल में नापते हैं, कैलोरी में नापते हैं, सेंटीग्रेड में नापते हैं। इसके अलावा भी हम ब्रिटिश थर्मल यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। अब उसको देख लेते हैं क्या होता है। सही, ये 3 मात्रक हो गया। चौथा जो है हमारी उष्मा की इकाई क्या आती है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट जिसको कहते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या होता है, ये भी हमारे क्या है, उष्मा की एक इकाई है, यूनिट है, जिसे हम उष्मा को मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये क्या होता है कि अगर हमारा 1 पाउंड पानी है, हमारा क्या है, ये बर्तन में हम क्या करें, पानी भर लें, और इस पानी का वेट कितना है, ये हमारा क्या है, पानी है, और इस पानी का जो द्रव्यमान है ये हमारा 1 पाउंड है। कितना है, 1 पाउंड है। और इसका टेम्परेचर हमको क्या करना है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाना है। पहले हम क्या करते थे, डिग्री सेल्सियस में बढ़ा रहे थे। अब हम ब्रिटिश थर्मल यूनिट जब इस्तेमाल करते हैं तो उसका टेम्परेचर 1 फ़ारेनहाइट बढ़ाना है। जैसे हमारा अगर 20 डिग्री फ़ारेनहाइट है और इसको 21 डिग्री फ़ारेनहाइट में करना है, यानी 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज करना है, तो हमको इसके लिए जो उष्मा दिया जाएगा, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट के बराबर होगा। क्या होता है, 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है। तो ये हमारी ब्रिटिश थर्मल यूनिट होती है। ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो होगा वो 252 कैलोरी के बराबर ये होगा। ये हमारी उष्मा की यूनिट हो गई, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। इसी तरह हम थर्म यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, थर्म। चौथा हो गया, ये 5वां क्या होगा, थर्म होता है। ये क्या होता है, ये किसी गैस को मेजरमेंट करने में इसका इस्तेमाल करता है, यूनिट का। जैसे हमारा 1000 किग्रा का कोई गैस है और उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना हो, 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना हो, उसके लिए जितनी उष्मा लगेगी वो हमारा क्या होगा, 1 थर्म के बराबर होगा। तो ये हमारे क्या है, उष्मा के मात्रक हैं। आपसे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि उष्मा के क्या मात्रक होता है। हमारा क्या क्या हो गया, एक तो हमारा जूल हो गया, दूसरा क्या होगा, कैलोरी हो गया, क्या हो गया, कैलोरी, उष्मा की इकाई कैलोरी हो गई। तीसरी क्या हो गई, ब्रिटिश थर्मल यूनिट हो गया। चौथा क्या हो गया, तो सेंटीग्रेड हीट यूनिट हो गया। 5वां क्या हो गया, थर्म हो गया। तो ये हमारे क्या है, उष्मा की एक इकाई होती है, यूनिट ऑफ हीट होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं कि ये स्रोत हो गए, उष्मा का ट्रांसफर। उष्मा को कैसे एक दूसरे में ट्रांसफर होता है उस चीज को हम जानेंगे। उष्मा का स्थानांतर या ट्रांसफर, उष्मा का स्थानांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट। अब उष्मा का स्थानांतरण क्या होता है कि अगर आपको उष्मा को भेजना है तो उष्मा किस रूप में जाएगा, कैसे जाएगा, वही उष्मा का स्थानांतरण कहलाता है। जैसे आपको यहाँ से दूसरे स्थान पे जाते हैं
तो आप किसके माध्यम से जाते हैं? आप पैदल जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, हवाई जहाज से जाते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये स्थानांतरण का माध्यम हो गया कि आप साइकिल से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, हवाई जहाज से जा रहे हैं। कि हमारे क्या है, जाने का एक माध्यम हो गया। उसी तरह ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना है तो हम कैसे उसको भेज सकते हैं? तो ऊष्मा स्थानांतरण की कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां हैं। कौन कौन है? पहला हमारा चालन विधि। क्या है? चालन विधि। चालन विधि। दूसरा क्या है हमारा? संवहन विधि। क्या होता है? संवहन विधि। और तीसरा हमारा क्या होता है? विकिरण विधि। क्या होता है? तीसरा होता है विकिरण विधि। विकिरण विधि। तो ऊष्मा की ये 3 विधियों द्वारा हम ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं। अब चालन विधि क्या होता है? चालन विधि किसमें होता है? तो चालन विधि हमारा ठोस में होता है। किसमें होगा? ठोस में होगा। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है कि ऊष्मा का स्थानांतरण अगर चालन विधि से किया जाता है तो किसमें किया जाएगा? तो ठोस में किया जाता है। दूसरी संवहन विधि किसमें होता है? तो संवहन विधि हमारा द्रव में होता है और गैस में होता है। किसमें होता है? गैस में होता है। और विकिरण विधि में किसमें होता है? ये निर्वात में होता है। क्या होता है? विकिरण क्या आता है? निर्वात में होता है। मतलब इसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब हम एक एक चीज को करके समझेंगे। चालन, जिसे हम ठोस कहते हैं। जैसे हमारा कोई अगर एक छड़ है, क्या हमारा, ये हमारा छड़ है। अगर एक छड़ के एक सिरा ए है और एक सिरा बी है तो इसमें क्या होगा? इस छड़ के बहुत सारे क्या होंगे? अणु होंगे। अणु इस छड़ में क्या होंगे? बहुत सारे क्या होते हैं? कण होते हैं जो एक दूसरे के पास पास होते हैं। ये हमारे क्या है? इस छड़ के अणु है। तो अगर हम इस सिरे को क्या करते हैं? ऊष्मा देते हैं। क्या करते हैं? छड़ के ए सिरे को हम क्या करते हैं? ऊष्मा देते हैं। तो हम देखते हैं क्या होता है? ये बी सिरा क्या होता है? गर्म हो जाता है। ऊष्मा हम कहा कि ए सिरे पर दे रहे हैं इसको, और हमारा बी सिरा क्या हो रहा है? गर्म हो जा रहा है। और ये हमारा ठोस है। तो ऊष्मा इस स्थान से यहाँ तक गया, मतलब किसके माध्यम से गया? तो इस ठोस के अणु क्या होते हैं? इन्हीं ठोस के अणु के माध्यम से ऊष्मा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी एक सिरे से दूसरे बिंदु तक पहुंचता है। तो इसी को हम चालन विधि कहते हैं। इसमें ठोस के अणु क्या होते हैं? अपनी ऊष्मा दूसरे कण को देते हैं, दूसरे कण अपनी ऊष्मा तीसरे कण को देते हैं, और ये इसी तरह बढ़ता जाता है और लास्ट तक ये ऊष्मा पहुंच जाता है। तो इस विधि को हम चालन विधि कहते हैं। जैसे हम अगर कोई पक्षी है, इसमें पक्षी है, इसमें हम खड़े हो गए, ये खड़े हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। अगर यहाँ से कोई वस्तु यहाँ पहुँचानी हो, एक पहले लोग से 7वें लोग तक पहुँचानी हो, तो हम क्या करें? अगर इनको स्थान अपना परिवर्तन न करें और स्थान कोई ऑब्जेक्ट हो हमारा यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए, तो इसी को हम कहते हैं चालन विधि। ये क्या करेगा? इस ऑब्जेक्ट को लेकर दूसरे को देगा, दूसरा तीसरे को देगा, तीसरा चौथे को देगा, चौथा पांचवें को, पांचवा छठवें को, छठवां सातवें को। मतलब अपने स्थान पे रहते हुए अपनी जगह से ऊष्मा दूसरे को देता है, फिर अगले को देता है, अगले को लास्ट तक ये चीज पहुंच जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? चालन विधि कहते हैं। मुझे आशा है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं संवहन विधि। तो ऊष्मा के स्थानांतरण की जो संवहन विधि है, ये द्रव और गैसों में होता है। किसमें होता है? द्रव और गैसों में। जैसे हम क्या करते हैं? अगर ये पानी लेते हैं और ये बर्तन में पानी लेकर जब इसको ऊष्मा दिया जाता है, तो यहाँ पे क्या होते हैं? इस पानी के अणु होते हैं। ये पानी का अणु क्या होते हैं? यहाँ ऊष्मा लेते हैं और इस ऊष्मा लेकर ये ऊपर पहुँच जाते हैं और इनके स्थान पे दूसरे अणु आ जाते हैं। एक अपना स्थान का होता है, बदलते रहते हैं और
इस तरह से ऊष्मा पूरे पानी में पहुंच जाती है। ऐसे विधि को हम संवहन विधि कहते हैं। यानी इसमें अणु जो होते हैं अपना स्थान परिवर्तन कर देते हैं और उनके स्थान पे दूसरे अणु ऊष्मा प्राप्त करने के लिए आ जाते हैं, तो इस विधि को हम संवहन विधि कहते हैं। सेम प्रोसेस गैसों में भी होता है। इसी तरह गैस के अणु एक स्थान से लेकर ऊष्मा दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। अब बात तीसरी, संवहन विधि। विकिरण विधि क्या होता है? इसे हम कहते हैं निर्वात। निर्वात का मतलब है जहाँ कुछ ना हो, ना वायु हो, ना कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई माध्यम ना हो और ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाए, तो ऐसे ऊष्मा के स्थानांतरण विधि को विकिरण विधि कहते हैं, जो निर्वात में होता है। जैसे क्या है, आपका यहाँ पे सूर्य होता है, ये क्या है, ये सूर्य है और ये सूर्य से हमारे क्या होते हैं, ये हमारी कोई पृथ्वी है, ये क्या है, हमारी ये पृथ्वी है, ठीक है। और यहाँ से ऊष्मा क्या यहाँ मिल रहा है, यहाँ से ऊष्मा ये इसको मिल रहा है, पृथ्वी को मिल रहा है, ये हमारी ऊष्मा आ रही है। तो सूर्य से जो ऊष्मा आ रही है पृथ्वी तक, ये किसके माध्यम से आ रहा है? विकिरण के विधि से। इसमें क्या होता है, अंतरिक्ष होता है, उनके बीच क्या होता है, अंतरिक्ष होता है, अंतरिक्ष होता है, जिसमें क्या होता है, निर्वात होता है, जिसमें हवा भी नहीं होता है, फिर भी ऊष्मा यहाँ तक पहुँच गई। तो ऐसे विधि को हम विकिरण विधि कहते हैं। तो आपसे एग्जाम्पल पूछा जाता है, सूर्य से जो प्रकाश की किरणें या ऊष्मा पृथ्वी पर पहुँचती है, वो किसके माध्यम से पहुँचती है? तो विकिरण विधि के माध्यम से। दूसरा, कोश में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, इसके माध्यम से होता है, तो चालन के माध्यम से होता है। द्रव में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, वो किसके माध्यम से होता है? तो आपका संवहन के माध्यम से होता है। इस तरह से ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक इन तीनों माध्यम में से किसी एक माध्यम को अपना के ट्रांसफर हो जाती है। तो हमारे ऊष्मा स्थानांतरण के तरीका था। अब हम पढ़ेंगे विशिष्ट ऊष्मा, जिसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा क्या पढ़ेंगे? विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा, जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। कहते हैं स्पेसिफिक हीट। विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है? हम जानते हैं क्या कि अगर कोई वस्तु है तो उसको जब ऊष्मा दिया जाए तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है और ऊष्मा कितना लगेगा वो वस्तु के वजन पे डिपेंड करता है, उसके द्रव्यमान पे डिपेंड करता है। अगर द्रव्यमान अधिक है तो क्या होगा? ऊष्मा अधिक लगेगी। द्रव्यमान कम है तो ऊष्मा कम लगेगी। आइए इसको समझते हैं कैसे। जैसे हम कहें कि हमारा कोई ये वस्तु है, क्या है? वस्तु है और एक हमारी ये वस्तु है, ये हमारी दूसरी वस्तु है। अगर इसका द्रव्यमान 10 kg है और इसका द्रव्यमान 10 kg है, 5 kg है, इसका द्रव्यमान 5 kg है, तो अगर इसको 1 घंटे तक या 1 मिनट तक और इसको भी 1 मिनट तक ऊष्मा दिया जाए तो हम क्या देखेंगे? इसका टेम्परेचर क्या होगा? कम बढ़ेगा और इसका टेम्परेचर अधिक बढ़ेगा। क्या होगा कि अगर दोनों का द्रव्यमान अलग अलग है और दोनों को समान टेम्परेचर तक यानी समान समय पर गर्म किया जाए तो इसका तापमान कम बढ़ेगा, इसका तापमान अधिक बढ़ेगा। इसके कहने का मतलब है कि अगर वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उसे अधिक ऊष्मा चाहिए टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, और वस्तु का द्रव्यमान कम है तो उसे कम ऊष्मा चाहिए टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो किस पे डिपेंड करता है? तो ऊष्मा हमारा किस पे डिपेंड करेगा? ऊष्मा जो है, ऊष्मा को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ऊष्मा हमारे किस पे? द्रव्यमान पे। किस पे? द्रव्यमान पे।
और किस पे, हमारा तापमान यानी समय यानी तापमान पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? तो उसमें हमारा तापमान और द्रव्यमान पे निर्भर करता है। अगर द्रव्यमान अधिक है तो उसे अधिक ऊष्मा चाहिए, द्रव्यमान कम है तो कम ऊष्मा चाहिए। इसी तरह का है, किसी वस्तु का तापमान अधिक बढ़ाना है तो हमको क्या चाहिए, अधिक ऊष्मा देना पड़ेगा। वस्तु का तापमान कम बढ़ाना है तो कम ऊष्मा देना पड़ेगा। इसका मतलब Q जो होता है हमारा क्या हो जाएगा, Q प्रोपोर्शनल टू कितने हो जाएगा, m, और ये तापमान परिवर्तन क्या होता है, वो डेल T होता है, तो m डेल T हो जाएगा। तो ऊष्मा जो होता है द्रव्यमान और तापमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर यहाँ से एक प्रोपोर्शनल चिन्ह है, अनुक्रमानुपाती चिन्ह है, इसको हटा दिया जाए तो ये हमारा Q इक्वल टू हो जाता है m और s डेल T हो जाता है। क्या होता है, m s डेल T होता है, जहाँ s क्या है, आपकी विशिष्ट ऊष्मा है। ये क्या है, विशिष्ट ऊष्मा है। तो आपका विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है, तो विशिष्ट ऊष्मा Q इक्वल टू होता है m s डेल T। ये क्या होता है, ये ऊष्मा का फार्मूला है विशिष्ट ऊष्मा का, जिसमें Q क्या है, ऊष्मा है, m द्रव्यमान है, S विशिष्ट ऊष्मा है, और डेल T क्या है, तापमान में परिवर्तन है। तो आप देख रहे हैं कि द्रव्यमान है Q के प्रोपोर्शनल है और टेम्परेचर Q के प्रोपोर्शनल है। तो द्रव्यमान बढ़ेगा तो ऊष्मा बढ़ेगा, टेम्परेचर अधिक बढ़ाना है तो ऊष्मा अधिक होगा। यहाँ से हमको S निकालना है तो S बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q अपान ये Q अपान क्या हो जाएगा, m इंटू डेल T हो जाएगा। क्या हो जाएगा, S बराबर Q अपान m इंटू डेल T हो जाएगा, जिसको कहते हैं ऊष्मा को कैलोरी में नापते हैं, इसमें कैलोरी में, और m को ग्राम में, और T को किसमें, T को डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में नापते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं विशिष्ट ऊष्मा को कैसे परिभाषित करेंगे। हमारे यहाँ से क्या हो गया, Q इक्वल टू m s डेल T हो जाएगा। अगर m क्या हमारा द्रव्यमान है, ये हमारे 1 ग्राम है, क्या हो, 1 ग्राम हो, और टेम्परेचर ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यानी टेम्परेचर हमारा 1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो हमारे यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू m कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, s इंटू डेल T कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, यानी Q बराबर S हो जाएगा। और S क्या है, हमारी विशिष्ट ऊष्मा है। तो यहाँ से आप विशिष्ट ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं। कैसे परिभाषित कर सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, S विशिष्ट ऊष्मा जो होती है Q के बराबर में, Q ऊष्मा है। S यहाँ से आप क्या करेंगे, आपका m क्या है, 1 ग्राम, और T क्या है, 1 डिग्री सेल्सियस। तो आप कह सकते हैं कि अगर किसी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसे हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। क्या कहेंगे, 1 ग्राम पदार्थ का तापमान, यानी आपका पदार्थ कितना 1 ग्राम है, 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी को हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगा, Q बराबर S के बराबर हो जाएगा, जहाँ Q क्या है, ऊष्मा है, और S क्या है, विशिष्ट ऊष्मा है, ये विशिष्ट ऊष्मा है। तो पानी के लिए विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, पानी के लिए जो विशिष्ट ऊष्मा होती है, पानी के लिए विशिष्ट ऊष्मा जो होगी वो कितनी हो जाएगा, 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है। अगर हमारा द्रव्यमान किलो में है तो ये क्या हो जाएगा, 1 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस हो जाएगा।
अगर हमारा द्रव्यमान को किलो में लें और जूल में लें तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस ये हमारा विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगा। तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी, विशिष्ट ऊष्मा की इकाई आप यहाँ से आप कैसे फाइंड करेंगे, तो विशिष्ट ऊष्मा यस बराबर क्या होता है, Q अपान क्या होता है, m डेल्टा T होता है। Q क्या हमारे ऊष्मा है, तो अगर ऊष्मा को कैलोरी में लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, कैलोरी हो जाएगा बट यम क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान को किस में लेंगे, ग्राम में, और T क्या है, टेम्परेचर है यानी डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से विशिष्ट ऊष्मा क्या हो जाएगा, विशिष्ट ऊष्मा बराबर क्या हो जाएगा, कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये आपसे पूछा जाता है। दूसरा क्या हो जाएगा, और Q को किलो कैलोरी में लेते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, किलो कैलोरी, और द्रव्यमान क्या हो जाएगा, किलोग्राम, क्या हो जाएगा, किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर सेल्सियस है। तो ये भी हमारा विशिष्ट ऊष्मा का इकाई हो गया, ये दूसरी इकाई हो गई, ये हमारा पहली इकाई होगी। और तीसरा क्या होगा, अगर ऊष्मा को जूल में लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, जूल प्रति किलोग्राम, क्या हो जाएगा, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। तीसरी इकाई हमारी क्या हो जाएगी, ये जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, ये तीसरी इसकी इकाई हो जाएगी। तो आपसे जो भी दिया जाएगा वो आप यहाँ से देख लेंगे कि हमारा ऊष्मा किस में है और जो द्रव्यमान है किस में है, तो उस हिसाब से आपका विशिष्ट ऊष्मा की यूनिट क्या होगी। आइए इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं कि कैसे विशिष्ट ऊष्मा पे क्वेश्चन आ जाता है। जैसे हम कहें कि 5 किलोग्राम के पदार्थ का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो यहाँ से आप क्या फाइंड करेंगे, जहाँ दिया हो पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा दिया रहेगा, पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा यस बराबर 0.05 किलो कैलोरी प्रति किग्रा डिग्री सेल्सियस हो। तो यहाँ से आप विशिष्ट ऊष्मा दिया हुआ है, ऊष्मा क्या होता है, Q बराबर क्या होता है, m/s डेल्टा T होता है। अब बताइए यम कितना है, आपका 5 है, यस दिया है 0.05, ये आपका विशिष्ट ऊष्मा है, और टेम्परेचर क्या है, ये डेल्टा T क्या है, जितना बढ़ाना हो, यानी 20 का 50 करना हो, कितना बढ़ाना है, 30 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से 30 हो जाएगा। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 5 से 15 150 हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं Q बराबर क्या हो जाएगा, ये 150 गुणे 0.05। यहाँ से आप जब गुणा करेंगे तो आप देख लेंगे, यहाँ से 10 से कर दीजिए, ये हो जाएगा 150 गुणे ये 5/100 कर दीजिए इसको। ये डबल जीरो है, ये डबल जीरो हटाएंगे, डबल जीरो लिए कर दिए, ये कट गया, ये 2 बार में कट जाएगा, ये 3 बार। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 के 15/2, यहाँ से भाग देंगे तो 7.5 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। कितनी किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से आप ऊष्मा को निकाल सकते हैं, विशिष्ट ऊष्मा को निकाल सकते हैं। अगर ये दिया है, यस दिया हो, डेल्टा दिया, तो हम निकाल सकते हैं। टेम्परेचर निकालना है कितना बड़ा है,
तो आपको क्यू एम और जो दिया होगा इस फार्मूले में रख देंगे तो आपका यहाँ से सब चीज़ निकल जाएगा। अगले सेशन में हम लोग टेम्परेचर पे पढ़ेंगे कि टेम्परेचर क्या होता है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए। धन्यवाद।